हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग तीसरा अनुसंख्या गुण क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे थे। उससे संबंधित आपको सारा बात बतलाया गया था। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, क्यों उन्नयन हो जाता है क्वथनांक में विलयन का। इसके बाद पढ़े थे कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्या गुण है, क्यों। इतना सिर्फ प्रश्न पढ़ने के बाद हम दो न्यूमेरिकल कराए थे। एक आपको यहाँ बतलाया गया था, दूसरा होमवर्क था। उम्मीद करता है आप लोग से कुछ लोग बनाए होंगे, और जो नहीं बनाए वो एक बार देख लेंगे। पिछला जो होमवर्क था न्यूमेरिकल, उसमें आपका विलयन का सांद्रण दिया हुआ था 5% W/W, और विलयन का केबी मूलल उन्नयन स्थिरांक केबी का मान दिया हुआ था। बस दो डाटा दिया हुआ था और आपको निकालना था कि विलयन का क्वथनांक टीबी क्या होगा। ये प्रश्न था। तो इतना दो डाटा दिया हुआ है। तीसरा हम लोग को निकालना था विलयन का क्वथनांक। हम लोग विलयन का क्वथनांक का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिशत का डाटा लिख दिए कि प्रतिशत का आखिर मतलब क्या होगा। इसको आगे भी लिख सकते थे जब जरूरत महसूस होगा। अब इसमें प्रश्न हो सकता है कि कैसे समझेंगे कि प्रतिशत का अर्थ यहाँ लिखना है। तो यदि नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। हम थोड़ा बहुत समझ रहे थे कि आपको पता होगा कि टीबी निकालना है तो विलय का विलायक का द्रव्यमान चाहिए, इसलिए हम प्रतिशत का व्याख्या कर दिए हैं। ऐसे नहीं भी करते तो आगे आता, कैसे आता उसको हम बता रहे हैं, आपको आगे बता देंगे। तो प्रतिशत का अर्थ लिख दिया गया है कि 5% W/W का अर्थ यह है कि 100 ग्राम विलयन में, प्रतिशत मतलब 100 में होता है, तो 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम विलय अर्थात ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जलीय विलयन था ये। 5 ग्राम विलय ग्लूकोज है तथा 95 ग्राम विलायक, विलायक कौन है यहाँ, जल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि WB का मान 5 ग्राम है और WA का मान, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 95 ग्राम। चलिए, हम लोग को निकालना क्या था, विलयन का क्वथनांक। विलयन के क्वथनांक संबंधित फॉर्मूला क्या पढ़े थे। देखिए, विलयन का क्वथनांक है डेल्टा टीबी, नहीं आपको समझना है। डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन होता है। हम लोग को निकालना क्या है, विलयन का क्वथनांक निकालना है। तो विलयन के क्वथनांक डेल्टा टीबी से संबंधित फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। आप शायद बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे अभी तक। डेल्टा टीबी संबंधित फॉर्मूला था ये, टीबी माइनस टी नोट बी। मतलब ये फॉर्मूला याद है, जब हम लोग क्वथनांक में उन्नयन टॉपिक पढ़ रहे थे तब का ये बात है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो विलयन के क्वथनांक और विलायक के, शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर के बराबर होता है। जो ग्राफ से भी आया था ये मान डेल्टा टीबी। हम लोग यहाँ से क्या निकालना था, टीबी निकालना है। तो टीबी बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी प्लस टी नोट बी। टी नोट बी मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो देखिए, हम लोग को टी नोट बी पता है। टी नोट बी का मतलब क्या है, टी नोट बी का मतलब है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यहाँ विलायक कौन है, जल है। तो जल का क्वथनांक हम लोग को नहीं पता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मान तो पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और टी नोट बी क्या है, ये सॉरी डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन हम लोग को निकालना है। क्वथनांक उन्नयन नहीं दिया हुआ है तो क्वथनांक उन्नयन निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी बराबर, और फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, किससे संबंधित, डेल्टा टीबी। हम लोग को इसको रोक देंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। हम लोग डेल्टा टीबी जब ज्ञात कर लेंगे तो ये तो पता ही है, टी नोट बी का मतलब होता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, जो यहाँ जल है, और उसका क्वथनांक हम लोग को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम लोग का इसका मतलब यह है कि डेल्टा टीबी निकल जाएगा, तो ये टीबी निकल जाएगा। तो टी नोट बी डेल्टा टीबी निकालने के लिए, क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, के बी इंटू डब्ल्यू बी बटा डब्ल्यू ए इंटू एम बी। यही ना फॉर्मूला होगा, डेल्टा टीबी बराबर, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, केबी का मान दिया हुआ है ऊपर में 0.512 गुने डब्ल्यू बी विलय का द्रव्यमान 5 ग्राम दिया हुआ है, डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान 95, लेकिन ग्राम में है, केजी में लिखना होता था, 1000 से भागा देंगे। और एम बी का मतलब क्या, विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय कौन है, ग्लूकोज,
तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान C12H/111 180, ये 180 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है आपको, नहीं तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कटेगा 5 से 3 बार कटेगा, 3 जीरो 36 बार में ये कट गया। और ये जो है एक 3 जीरो फिर नीचे आएगा। अब ये कटेगा, कटेगा ना कुछ, ये कितना बार में कटेगा देखिए, लगता है कि 18 के 54, ये दोनों कॉमन आ रहा है, ये 0.512 जो है ये 512 हो गया, 1000 यहाँ नीचे ला देंगे तो ये आपको अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना है। टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो का महत्व है, MB GB बहुत ज्यादा होता है, डाउनलोड करने में सॉरी अपलोड करने में 2-2 3-3 घंटा रहता है। गांव पे भी है, गांव पर नेटवर्क कम होता है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा खुद प्रयास करना पड़ता है। आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करके, ये क्या ज्ञात होगा आपको, डेल्टा टीबी ज्ञात होगा, तो डेल्टा टीबी का मान यहाँ रख देंगे। और ये तो हम लोग को पता ही है 100, ये 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, लगभग जो भी आएगा यहाँ से 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको और 100 को जोड़ देंगे, उतना बिलियन जो प्राप्त होगा उसका क्वथनांक होगा। चलिए ये आपको बना लेना है। अब तक हम लोग अनुसंख्य गुण 3 कंप्लीटली पढ़ लिए, प्रासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। लास्ट है चौथा अनुसंख्या गुण, आपको हेडिंग देना है हिमांक में अवनमन। क्या हेडिंग देना है, हिमांक में अवनमन। यदि आंसर के लिए बहुत आप लोग को समस्या हो रहा हो, चूंकि हम बहुत कम का कैलकुलेशन किए पूरे लेक्चर के दौरान, तो अगर बहुत समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो जितना भी न्यूमेरिकल कराए हम सबका स्पष्ट आंसर डाल सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो। ठीक, चलिए चौथा अनुसंख्या गुण जो डी था उसको आपको लिखना है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन या हिमांक अवनमन दोनों एक ही बात होगा। नीचे पहले हम लोग हिमांक पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए सुनिए, फ्रीजिंग पॉइंट पहले पढ़ना है, हिमांक तब फिर हिमांक अवनमन पढ़ेंगे। देखिए समझिए, थोड़ा बहुत तो आपको हिमांक समझ में आता ही है कि किसी द्रव पदार्थ का वह ताप बिंदु जिस पर वह द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस ताप को उस द्रव पदार्थ का हिमांक कहते हैं। ये सिंपल बिल्कुल परिभाषा है बहुत पहले से आप जानते हैं इसको, लगभग 6ठी-7वीं क्लास से। यहां एक और परिभाषा पढ़ेंगे कि हिमांक क्या है। जनरली हिमांक एक ऐसी अवस्था है, ऐसा ताप है द्रव का, जिस ताप पर उस पदार्थ का ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। मतलब नया डिफिनेशन ऐसा समझना है कि वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव पदार्थ का द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों अवस्थाओं का जो वाष्प दाब है वो समान हो जाता है, बराबर हो जाता है, उस ताप बिंदु को हम लोग उस द्रव पदार्थ का हिमांक कहते हैं। चलिए लिखिए, डैश देख लिखना है, वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अथवा, अब अथवा फिर नीचे लिखेंगे, अथवा के बाद फिर नीचे से लिखना है।
किसी द्रव पदार्थ का वह ताप बिंदु जिस पर उसके द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब आपस में बराबर होता है, उस ताप को उस द्रव पदार्थ का हिमांक कहते हैं। चलिए हो गया। एग्जाम्पल लिख सकते हैं एक ठो। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए लिख लिए। चलिए नेक्स्ट। अब आपको समझना है हिमांक में अवनमन। समझिएगा। आपको फिर से एक बार लिखना होगा ऐसे। शुरू में तो ऐसे हेडिंग दिए ही थे, इसके बाद अब ऐसे करके लिखेंगे। हिमांक में अवनमन समझिएगा। हिमांक में क्या होता है कि किसी पदार्थ का टेम्परेचर घटता है, मतलब ये समझना है आपको कि ताप में कमी होगा। जितना आसानी से कमी होगा उतना कम हिमांक होगा। हिमांक कैसे किस पर निर्भर करेगा? जितना आसानी से ताप डिक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर जितना आसानी से किसी द्रव पदार्थ का डिक्रीज करेगा उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसका कम हिमांक होगा। ये बात आपको पहले समझना है। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो जब अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो क्या होता है? अवाष्पशील विलय मिला देने से इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो जब वाष्प दाब कम हो गया, जैसे ही इसमें विलय पदार्थ मिला गया तो वाष्प दाब कम हो गया। तो वाष्प दाब कम हो जाने से अब दो तरह का स्थिति होता है। वाष्प दाब जब कम हो गया विलयन का, तो इस विलयन को यदि हम लोग को हाई टेम्परेचर पर ले जाना है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीजमेंट कराना है, तो हम लोग को अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। ताप अधिक लगता है, अधिक उष्मा लगता है। और यदि हम लोग को ठंडा करना है तो उसके लिए फेवर में हो जाता है। क्या मतलब कि वाष्प दाब कम होने से यदि ठंडा करना है तो आसानी से होगा, अर्थात उष्मा जो है आसानी से रिलीज हो जाएगा, टेम्परेचर आसानी से घट जाएगा। मतलब ये कि जब इसमें अवाष्पशील विलय मिला देंगे तो अवाष्पशील विलय मिलाने से वाष्प दाब में कमी हो जाएगा, और उस कमी के कारण, वाष्प दाब में कमी के कारण, ये जो विलयन है ये शुद्ध विलायक के हिमांक से पहले ही जम जाएगा। जैसे जल है तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसमें नमक चीनी जैसे पदार्थ को डाल देंगे तो और पहले ही जम जाएगा। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब में कमी हुआ है, और कमी जो है वो टेम्परेचर में कमी के फेवर में होता है, इसीलिए हिमांक विलयन का और कम हो जाएगा। जो शुद्ध विलायक का था, जैसे जल का 0 डिग्री सेल्सियस था, तो जब उसमें विलयन बन जाएगा, अवाष्पशील विलय मिला देंगे तो और कम ताप पर ही और नीचे जाकर के जमेगा, 0 पर नहीं, माइनस में चला जाएगा, -0.12 डिग्री सेल्सियस। ऐसे बस समझ आ गया। चलिए लिखिए इसको। हिमांक में अवनमन डैश देख लिखना है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी होता है। वाष्प दाब में कमी होता है। अतः प्राप्त विलयन शुद्ध विलायक से कम ताप पर जमता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे।
किसी शुद्ध विलायक का हिमांक टी नोट एफ, जैसे टीवी लिखते थे ना बॉइलिंग पॉइंट के लिए, क्वथनांक के लिए, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है शुद्ध विलायक। ये टी नोट का मतलब शुद्ध विलायक का ये हिमांक है। किसी शुद्ध विलायक का हिमांक टी नोट एफ तथा किसी विलयन का हिमांक टी एफ हो तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन के बाद ऐसे लिख देंगे डेल्टा टी एफ ऐसे ब्रैकेट के अंदर, और इसके बाद इसे कॉमा देके लिखेंगे नीचे से। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, शुद्ध शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, मतलब डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक कितना टी नोट एफ माइनस विलयन का हिमांक टी एफ। ये हो गया फॉर्मूला एक आपका। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। किसी शुद्ध विलायक का हिमांक टी नोट एफ हो और विलयन का हिमांक टी एफ हो, तो उसके प्राप्त विलयन में जो हिमांक में अवनमन प्राप्त होगा डेल्टा टी एफ होगा, वो शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर के बराबर होगा। चलिए, ये हो गया। आगे हेडिंग देना है हिमांक में अवनमन का ग्राफीय निरूपण। हेडिंग देना था आपको हिमांक में अवनमन का ग्राफीय निरूपण। हिमांक में अवनमन का ग्राफीय निरूपण। तो ये देखिए, समझिएगा, ये वाष्प दाब और ताप के बीच का ग्राफ है। वाष्प दाब पहले आप विलायक के लिए यहां समझिए कि जिस पर ये बिंदु जा करके वाष्प दाब के यहाँ कटा है, विलायक के वाष्प दाब के सामने से, यहाँ पर इसका हिमांक हुआ है। किसका, विलायक का, शुद्ध विलायक का ये वाष्प दाब है। जैसे ही इसमें विलयन मिला दिया जाएगा तो इसका वाष्प दाब घट जाएगा, मतलब ये जो ग्राफ है नीचे आएगा इसके इस लेयर के हिसाब से। तो जब वाष्प दाब में कमी हुआ, ये डेल्टा पी, वाष्प दाब में ये डेल्टा पी कमी हुआ है, तो इस डेल्टा पी कम हो जाने से यहां था कब, जब शुद्ध विलायक था। इसका मतलब ये कि जब वाष्प दाब अधिक था, वाष्प दाब कम हो गया। क्यों? क्योंकि विलयन बन रहा है, अवाष्पशील विलय मिलाया गया है। तो अवाष्पशील विलय मिलाने से ये ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। कौन? वाष्प दाब वाला। तो जब वाष्प दाब में कमी हो गया, तो कमी हो जाने से जो हिमांक आगे की ओर जाकर के शिफ्ट हो रहा था, मतलब अगर जल के लिए बोले तो जो 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा था और पहले ही हो जाएगा। अभी नहीं समझना कि माइनस में इधर न होना चाहिए था 0 के बाद। तो ताप जो केवल सेल्सियस में थोड़ी ना मेजर होता है। अभी इसको बोलेंगे तो 273 केल्विन है ये, तो कम होगा तो 272, समझ रहे हैं ना। ऋणात्मक इधर जाकर के होगा, केल्विन में होता है ऋणात्मक, ये बात समझने वाला है। तो जो इसका विलयन का जो हिमांक है, वाष्प दाब में कमी कारण और पहले ही शिफ्ट कर जाएगा और पहले ही वो जम जाएगा। कम ताप पर ही उसका जो द्रव अवस्था है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। जिस तरह से पिछले क्लास में समझे थे कि डेल्टा पी जो है वाष्प दाब में अवनमन, वो इसके समानुपाती होता है। ये डेल्टा टीवी जो पिछले क्लास में आया था, क्वथनांक में उन्नयन, उसका सीधा समानुपाती होता है डेल्टा पी। मतलब जितना ज्यादा ये गैपिंग होगा, ये इसका मान उतना ही अधिक होगा। यहाँ भी उसी तरह से है, जितना ज्यादा कमी होगा इसका मान, डेल्टा टीएफ का मान हिमांक में अवनमन उतना ही अधिक होगा। चलिए, नीचे आपको लिखना है, नीचे लिखिए, ग्राफ के नीचे आपको लिखना है, लिखिए, बोल रहे हैं हम। ग्राफीय निरूपण से स्पष्ट है कि, ग्राफीय निरूपण से स्पष्ट है कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ, कॉमा,
वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा पी के सीधा समानुपाती है। अर्थात डेल्टा टीएफ समानुपाती डेल्टा पी। चूंकि डेल्टा पी जो है वो किसके समानुपाती होता है? एक्स बी, विलेय के मोल अंश के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा टीएफ जो है वो भी समानुपाती होगा एक्स बी के। ये आगे इसको बढ़ाएंगे तो डेल्टा टीएफ समानुपाती एक्स बी का मान क्या होता था? अपना मोल बटा टोटल मोल, अपना मोल बटा टोटल मोल। तो अपना मोल मान लीजिए कि एनबी है, विलेय के मोल की संख्या बटा विलेय के मोल की संख्या प्लस विलायक के मोल की संख्या एन ए। यहां लिख देंगे चूंकि एनबी जो है वो बहुत छोटा है किससे? एन ए से, इसीलिए यहाँ एनबी जो है ये हट जाएगा। मतलब इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ समानुपाती एनबी बटा एन ए, विलेय के मोल की संख्या विलायक के मोल की संख्या। पहले चर्चा किया हुआ है कि एनबी को क्यों हटाया है, सो कह दिया गया है। चलिए आगे देखिए, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक लाइन यही देखिए, डेल्टा टीएफ बराबर और क्या कर सकते हैं? देखिए तो ये एनबी है, एनबी मतलब विलेय के मोल की संख्या। तो विलेय के मोल की संख्या और फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान डब्ल्यू बी बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान एम बी, पूरा के बट्टा में एन ए, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का मोल की संख्या है। तो विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू ए और बटा विलायक का आणविक द्रव्यमान एम ए। चलिए इतना लिख सकते हैं ना। अब इसके बदले में, समानुपाती बदले में इसको हम कोई नियतांक लाते हैं तो लिखेंगे डेल्टा टीएफ बराबर के इंटू, देखिए के इंटू क्या लिख सकते हैं? के इंटू ये ऊपर जाएगा ना, क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी इंटू ये ऊपर चला जाएगा एम ए, अब बटा क्या हो जाएगा नीचे में एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला आएगा। हम लोग इसको जैसे पिछले दिन लिखे थे कि के इंटू एम ए को के एफ लिखने पर एक नियतांक है, जैसे पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि ये समानुपातिक नियतांक है, डब्ल्यू ए के एम ए को भी उसी में शामिल करके इसको हम लोग के को के एफ लिख सकते हैं। लिखने पर क्या हो जाएगा? तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी, अब पूरा के बट्टा में क्या हो जाएगा? एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही ना होगा। ये फॉर्मूला आपका आ गया। इसमें सब आपको पता है, सब पहले वाला आया है, केवल के एफ चेंज हुआ है और डेल्टा टी एफ। नीचे एक लिख देंगे नियतांक सब आपका वही रहेगा, केवल केएफ के बारे में लिख रहे हैं। डेल्टा टीएफ तो कई बार हम पहले ही बोल दिए, हिमांक में नमन है। केएफ के बारे में हम लिख रहे हैं कि नियतांक केएफ को मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, एम बी विलेय का आणविक द्रव्यमान, और ए डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का द्रव्यमान केजी में। ये बहुत ध्यान देने वाला बात है। पिछले वीडियो में आपको जब यहां पर फॉर्मूला आया था तो एक बार ऐसे में इसको घेर के लिख करके फिर शायद उसको थोड़ा कंफ्यूजन जैसा लगा तो हम छोड़ दिए थे। वो क्या है वो आपको बता रहे हैं। हम आगे यहां करके लिख रहे हैं कि डेल्टा टीएफ जो है, यहां आप नहीं घेरिएगा, अगला में लिखिएगा ऐसे, ये नीचे ये पर लिखिएगा डेल्टा टी बराबर के एफ इंटू एम। एम क्या है? एम मोललता है। देखिए मोललता जो है एम बराबर क्या होता है? चूंकि एम बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी होता है ना, पूरा के बट्टा में डब्ल्यू ए। तो इसको जब हम लोग ऊपर नीचे करके लिखेंगे तो देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। होगा ना कैलकुलेशन ऐसे? अरे भाई ये कुछ नहीं तो वन, तो वन तो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे ही ना लिखेंगे ऐसे वन इंटू। समझिएगा आप अच्छा से। पिछले वीडियो में इसको हम साथ छोड़ दिए थे, आपको इसको समझना है कि डेल्टा टीएफ जो है केएफ इंटू एम होगा, और डेल्टा टीबी जो होगा पिछले वीडियो वाला
डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा, केबी इंटू एम। एम क्या है, मोललता। फॉर्मूला क्या होता था, विलेय का द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान और पूरा के बटा में विलायक का द्रव्यमान। तो इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं। यही मान देखिए, यही मान है यहाँ, उसको एम के रूप में भी लिखते हैं। चलिए ठीक, इतना हो गया ना। कोई दिक्कत इतना तक में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले जैसा ही सारा है, क्वथनांक उन्नयन जैसा, हिमांक में अवनमन। फिर बाकी दो टॉपिक सब में कॉमन जैसा है, हेडिंग देना है हिमांक में अवनमन की सहायता से। हेडिंग देना है आपको, हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। चलिए, उसको कहीं से एम बी निकालना है आपको। एम बी बराबर, डायरेक्ट समझिएगा, एम बी बराबर इसको ऐसे दिखा देंगे। यहां से हम दो लाइन में इसको लिख देते हैं। आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, यहां शुरू कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। देखिए, वी नो डेट, क्या अभी तक जानते हैं आप कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, जानते हैं ना, वहां है ना। और यही ना, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, एम का मान क्या लिखते थे, एम का मान डब्ल्यू बी। अब एक के साथ लिख दे रहे हैं यहां, पूरा के बट्टा में डब्ल्यू ए इंटू एम बी। यही ना फॉर्मूला था, ये वाला लिखे हैं भैया, देखिए ये लिख दिए। हम लोग क्या निकालना था, विलेय का आणविक द्रव्यमान एम बी निकालना है। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। यही तो फॉर्मूला आया, कोई दिक्कत है। चलिए, एम बी इधर आ गया है, डेल्टा टी एफ नीचे चला गया। ये एक टॉपिक हो गया, हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। चलिए, इसके बाद आपको अगला प्रश्न लिखना है। प्रश्न करके जो लिख रहे थे कि हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्यक गुण है, कैसे। हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्यक गुण है, कैसे। देखिए, आपको थोड़ा बहुत फिर हम चर्चा कर दे रहे, ऐसे आप चर्चा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहां से इसको इस समानुपाती नियतांक हटेगा तो डायरेक्ट एम लिख सकते हैं, मतलब मोललता। मोललता का फॉर्मूला भी पढ़े ना हम लोग कि एन बी बटा, ऐसे मोल की संख्या आएगा ना, एन बी बटा सॉरी डब्ल्यू बी, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, मोल की संख्या एन बी बटा डब्ल्यू ए। मतलब ये कि एन बी मतलब विलेय के मोल की संख्या, विलेय की मोल की संख्या बढ़ने से एम बढ़ेगा, एम बढ़ने से डेल्टा टी एफ बढ़ेगा। और ये चूंकि बढ़ रहा है, विलेय के मोल की संख्या बढ़ने से, मतलब उसका कण बढ़ने से, अणु की संख्या बढ़ने से मोल की संख्या में वृद्धि होगा। मोल की संख्या बढ़ने से मोललता बढ़ेगा, और मोललता बढ़ने से हिमांक में अवनमन बढ़ेगा। इसीलिए हिमांक में अवनमन क्या है, अनुसंख्यक गुण है। चलिए, इसको लिख लेना है आपको, ये आपका काम रहा लिखने के लिए। सब कॉपी चेक होगा, जैसे ही क्लास ओपन होगा टोटल कॉपी एकदम 2 दिन इसी पर आदमी लगेगा प्रॉपर, केवल कॉपी चेक करने में। ऐसे केवल काम नहीं चलेगा कि वीडियो भेज दिए, पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, दूर है क्या कर लेंगे, बहुत मुश्किल होगा, आपको मेहनत बहुत करना पड़ रहा है। पहले से ज्यादा मेहनत है। पहले तो आदमी क्लास में गया, जाकर एक बार बोल दिया, क्लियर हो गया। वैसा कुछ नहीं है। एक तो छुट्टी में तैयारी करके आइए, दूसरा जगह वीडियो बनाइए। घर पे थोड़ी ना व्यवस्था है ऐसा, कहीं दूसरी जगह आकर के ऐसे वीडियो बनाइए, फिर इस मोबाइल से बनाए, उस पर दूसरा ट्रांसफर कीजिए, कंप्रेस कीजिए, फिर जीबी टीबी ईबी लगाइए, तब जाकर वो अपलोड होगा, तब फिर आप लोग डाउनलोड करके देखते हैं। इतना सारा प्रोसेस होता है। इसीलिए जैसे ही क्लास खुलेगा, पहला 2 दिन वर्क होगा कि आपको सिस्टमेटिक कॉपी दिखाना होगा। ये तो आप तो फिर समझ ही रहे हैं। चलिए, इशारा में डराना है, तो गार्जियन समझ जाएंगे तो फेरा हो जाएगा हम लोग को। चलिए, आपको ये क्वेश्चन लिख लिए ना कि हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्यक गुण है, कैसे। ये आपको उत्तर लिख लेना है। चारों अनुसंख्यक गुण समाप्त हो गया। बस 20-25 मिनट का 2-3 न्यूमेरिकल और कराएंगे तो एक लेक्चर और बचेगा।
उसका एक आपका अगला लेक्चर होगा, मतलब ये फिर चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत और है, न्यूमेरिकल अभी कराएंगे, न्यूमेरिकल आपको लिखना है। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए, चलिए न्यूमेरिकल लिखिए। लेकिन न्यूमेरिकल से पहले एक चीज देखिएगा, के एफ जो आया था मूलल अवनमन स्थिरांक, कल के भी आया था मूलल उन्नयन स्थिरांक, इसका परिभाषा दिए थे, आज इसका नहीं दिए हैं। आप लिख लीजिएगा कि हम दे दें, आपको हेडिंग देना होगा मूलल अवनमन, पहले न्यूमेरिकल से पहले मूलल अवनमन स्थिरांक, अभी आया था ना फॉर्मूला में के एफ, इसको परिभाषित करना है। लिखिए परिभाषा डायरेक्ट, तुरंत समझ में आ जाएगा। मूलल अवनमन स्थिरांक किसी विलयन के हिमांक में अवनमन के बराबर होता है, हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जब विलयन की मूललता एक हो, विलयन की मूललता एक हो, अर्थात m बराबर एक, जब m बराबर एक हो तब क्या होगा, तो डेल्टा TF बराबर KF, ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, चूंकि डेल्टा TF बराबर अभी क्या पढ़े थे, KF इंटू एम आया था ना एक जगह ऐसा फॉर्मूला, तो m का मान एक हो जाएगा, तो m का मान एक हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये कहा गया कि जब विलयन की मूललता एक होगी तब का जो हिमांक में अवनमन होगा उसी को मूलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। चलिए देखिए, आपको लिख लेना है, न्यूमेरिकल लिखिए जल्दी से, बोले लिखिए। 600 ग्राम जल में 600 ग्राम जल में 600 ग्राम जल में 4.5 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल, फॉर्मूला होगा C2H6O2, 4.5 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल मिलाकर विलयन तैयार किया गया। तो विलयन का हिमांक ज्ञात करें, विलयन का हिमांक ज्ञात करें। और नीचे क्वेश्चन के जस्ट जहां समाप्त हुआ है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे KF बराबर 1.86, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। विलयन का हिमांक ज्ञात करें, करे के बाद जहां समाप्त हुआ ब्रैकेट के अंदर ये लिखना है आपको। चलिए आप वीडियो रोक करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए जल्दी से, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि 600 ग्राम जल लेकर के उसमें 4.5 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया, इथिलीन ग्लाइकोल मिला करके और उसका विलयन जो बना उसका बताना है कि कितना पर वो जा करके जमेगा, कितना ताप पर जमेगा, सो ज्ञात करना है। विलयन का हिमांक TF ज्ञात करना है आपको। चलिए लिखिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है। विलायक कौन है, जल, जल का द्रव्यमान दिया हुआ है WA, कितना 600 ग्राम। विलायक के द्रव्यमान को केजी में लिखना होता है, तो एक से भागा देंगे तो 0.6 केजी हो जाएगा ये। और क्या दिया हुआ है, विले जो है इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, इसका आपका द्रव्यमान दिया हुआ है WB का मान कितना दिया हुआ है, WB है 4.5 ग्राम। और डाटा क्या है, KF दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, KF बराबर मूलल अवनमन स्थिरांक, KF दिया हुआ है 1.86। और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ नहीं, निकालना है आपका विलयन का हिमांक। क्या ज्ञात करना है, विलयन का हिमांक TF ज्ञात करना है, TF। तो इससे संबंधित क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, इससे संबंधित फॉर्मूला आपका आया था डेल्टा TF बराबर
टी एफ माइनस टी नोट एफ, याद है आपको? ये फॉर्मूला आया था। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है टी एफ। तो टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, ये गड़बड़ लिख दिए, ऐसा आया था, ये फॉर्मूला ये था, टी नोट एफ माइनस टी एफ था। तो हम लोग को निकालना है क्या? टी एफ। तो टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? ये आएगा इधर प्लस में, तो इसमें से घट जाएगा, टी नोट एफ माइनस क्या होगा? डेल्टा टी एफ, यही ना होगा? कुछ नहीं किए हैं, बस इसको इधर लाके इसको उधर ट्रांसफर कर दिए हैं। मतलब ये कि हम लोग को विलयन का हिमांक निकालना था, ये टी एफ, तो इसके लिए हम लोग को टी नोट एफ चाहिए। टी नोट एफ मतलब क्या? शुद्ध विलायक का हिमांक। विलायक कौन है? जल। तो जल का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में तो 273 केल्विन। तो ये तो पता है, डेल्टा टी एफ पता है? नहीं पता है, मतलब डेल्टा टी एफ हम लोग को ज्ञात हो जाएगा, तो आसानी से निकाल लेंगे टी एफ। आपको इसको रुकना पड़ेगा, रुक करके तुरंत डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लिखेंगे। तो डेल्टा टी एफ बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या? डब्ल्यू बी एम बी से संबंधित क्या था कि के एफ गुने डब्ल्यू बी बटा डब्ल्यू ए इंटू एम बी, विलेय का आणविक द्रव्यमान, यही ना था। इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा? डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ का मान 1.86 गुने डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान 4.5 ग्राम बटा विलायक का द्रव्यमान 0.6 गुने एम बी मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान 12 दूना 24 और 6 30 और 32 62 हुआ ना? समझिएगा, जीरो कैसे कैसे कैंसिल होगा? 2 जीरो नीचे आएगा, अब 1 जीरो, 2 जीरो अब 1, 3 जीरो नीचे आएगा, अब 1 जीरो ऊपर जाएगा, तो नीचे 2 जीरो बच जाएगा। समझ में आया? हम आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहे हैं, बार बार कैलकुलेशन को लेकर नहीं बता रहे हैं। इसका कैलकुलेशन होगा 2.4 के आसपास। कितना होगा? 2.4 ही आपको मान लेना है। इसके बाद 2.4 आ गया, वो तभी आंसर नहीं आया। हम लोग को डेल्टा टीएफ ने ज्ञात हुआ है, हिमांक में अवनमन अभी तक ज्ञात हुआ। हम लोग को निकालना क्या था? निकालना था विलयन का हिमांक। तो अब समीकरण 1 को हल कर देंगे। समीकरण 1 हल करेंगे तो टीएफ बराबर हो जाएगा टी नोट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। टी नोट एफ 0 डिग्री सेल्सियस है, और वो जो है वो क्या आया है? 2.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस उतना ही रह जाएगा, 2.4 डिग्री सेल्सियस। ये चलिए, एक चीज ध्यान देना है आपको कि जब भी डेल्टा टीएफ ज्ञात होगा वो डिग्री सेल्सियस में ज्ञात होगा। आप अगर केल्विन में चाहें तो जैसे ये ज्ञात हुआ डिग्री सेल्सियस में 2.4, ये याद रखना है आपको, जब भी ज्ञात होगा तो किस यूनिट में? डिग्री सेल्सियस में ज्ञात होगा। तो डिग्री सेल्सियस है, तो यदि 200 अगर हम रखेंगे तो हिमांक जल का शुद्ध विलायक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में 273 हो जाएगा। अभी 273 है तो 273 प्लस 2.4 275.4 हो जाएगा। माइनस में जो भी मान आएगा, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अच्छे समझ के रखना है। मतलब ये याद आप रखिए कि जो मान आता है डेल्टा टीएफ या टीएफ का कैलकुलेशन के बाद, वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में आता है। चलिए, ये आंसर हो गया। आपको एक न्यूमेरिकल ये हुआ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप भारतीय भवन एनसीईआरटी से और बनाइए, थोड़ा मिक्स न्यूमेरिकल, जैसे कल जो होगा वो हम बताएंगे। आज अभी समाप्त नहीं हो रहा है, अभी और बताते हैं, लेकिन मिक्स न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। दोनों में रिलेशन क्या होता है, 2-3 अनुसंख्या गुणों के साथ कैसे कैसे प्रश्न होता है। सो बोर्ड लेवल का तो बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड, जिस तरह से आपको कराए हैं। थोड़ा और अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं, 2-4 और कराएंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त करेंगे। आगे आपको हेडिंग देना है, लेकिन भारतीय उन बुक एनसीईआरटी से आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। आपको हेडिंग देना है असामान्य आणविक द्रव्यमान। हेडिंग दीजिए असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल, असामान्य, हिंदी भी देख लीजिए, असामान्य आणविक। चारों अनुसंख्या गुण समाप्त हो गया। न्यूमेरिकल हम लोग 1-2 पढ़ेंगे और 2-3, लेकिन
आगे 2 टॉपिक है, सामान्य आणविक द्रव्यमान, इसी से संबंधित और है एक वोल्टॉप गुणांक। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थ्योरी 20 मिनट का है, 15 मिनट का। असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। चलिए ये आपको हेडिंग देना है, असामान्य आणविक द्रव्यमान। चलिए समझिएगा असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है। देखिए जब हम लोग चारों अनुसंख्यक गुण की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, जैसे चारों में आया था ना कि सभी अनुसंख्यक गुण धर्म की सहायता से एमबी की गणना, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो हिमांक अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, वाष्प दाब में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, ऐसे सब चारों अनुसंख्यक गुण हम लोग पढ़े हैं कि अनुसंख्यक गुण की सहायता से एमबी ज्ञात करना। तो जब हम लोग अनुसंख्यक गुण की सहायता से एमबी निकालते हैं, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, तो वो आपका एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। आता भी है लेकिन रेयर केस में आता है, मतलब मैक्सिमम स्थिति में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना जो हम लोग करें वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, इसके लिए कुछ कंडीशन होता है विलयन का, कि विलयन तनु होना चाहिए, विलयन जो है राउल्ट का नियम का पालन करे, मैंने एक समझना कि आदर्श विलयन जैसा, वो आदर्श कुछ होता नहीं, आपको पता ही है। उसके साथ साथ विलयन का न तो संगुणन होना चाहिए न विघटन होना चाहिए। मतलब ये कि विलेय कण को जब विलायक में डालें तो न तो उस कण आपस में जुड़े और न ही कण आपस में टूटे, मतलब टूट करके और ज्यादा संख्या में न बने, वैसा संभव लगभग नहीं होता है। मतलब ये कि किसी भी विलेय पदार्थ को डालते हैं तो उसका विलयन में संगुणन, मतलब आपस में जुड़ाव या बिखराव जरूर होता है। और इस यही कारण है कि जब हम लोग अनुसंख्यक गुण की सहायता से, किसी भी अनुसंख्यक गुण की सहायता से किसी भी विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो वो परफेक्ट नहीं आता है। जो आना चाहिए, जो होता है, जैसे चीनी का 342 है तो इतना नहीं आता है, थोड़ा कम या थोड़ा अधिक आ जाएगा, इसी को बोलते हैं। अब जितना आएगा उतना ना बोलते हैं सामान्य है, अच्छा है। एबनॉर्मल का असामान्य, जो होना चाहिए था उससे अलग। तो जब विलेय का आणविक द्रव्यमान हम लोग अनुसंख्यक गुण की सहायता से निकालते हैं तो वो वास्तविक मान से थोड़ा अलग मान आता है, और उसी अलग मान को, उसी थोड़ा भिन्न मान को हम लोग असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहते हैं। समझ में आया? थोड़ा और शॉर्ट करके बोल देते हैं एक बार, कि जब हम लोग अनुसंख्यक गुण की सहायता से एमबी का मान ज्ञात करते हैं किसी विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, तो वास्तविक से थोड़ा अलग आता है। क्यों आता है इस पर हम और चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी ये समझना है कि वास्तविक से थोड़ा अलग आता है, और वास्तविक थोड़ा जो अलग आता है इसी को हम लोग असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया? लिखिए जल्दी से। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में लिखते हैं, यहीं से शुरू करेंगे और हम लोग बनाएंगे। आपको अच्छा से थ्योरी लिख करके वीडियो बार बार देख के समझना है, याद करना है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कवर करना है, बनाना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।